नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 9 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की समकालीन भारत, उसका पार्ट 3 अपवाह, उसमें आज हम झीलें पढ़ने जा रहे हैं। झीलें क्या होती हैं? इससे पहले हमने भारत की जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, वह हमने पढ़ी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने आपको बताया था, नर्मदा, द्रोणी, गोदावरी, महानदी। और उसके ऊपर जो थी वह हमारी उत्तर भारत की नदियां थी जो कि हिमालय से निकलती थी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ी थी। लेकिन आज हम झीलें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियों को छोड़ते हुए, क्योंकि इनको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे झीलें। तो इस देखिए आपके सामने लोकटाक झील दिखा रखा है, लोकटक झील भी बोलते हैं इसको। तो ये मणिपुर में स्थित है। ऐसे आपको पता लगेगा कि कितनी सारी झीलें हैं जो हमारे देश के अंदर हैं, और बहुत सारी झीलें रामसर साइड भी हैं, आर्द्र भूमि साइड भी हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि झीलें क्या होती हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके द्वारा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको इस वीडियो का फल मिलेगा जो आप देख रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकें। झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। आप लोगों ने देखा होगा डल झील में या कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पे जो है घर होते हैं नाव के ऊपर, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, मतलब नाव में बैठना, तैराकी, तैरना एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद आपने क्या होगा आपने लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतने ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जल जो है वो जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। गर्त मतलब गड्ढा, है ना, गहरी जगह। तो पृथ्वी की सतह जो हमारी जो ऊपर है, भूपर्पटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जो गड्ढा हो जाता है, वहाँ पे जब पानी जमा हो जाता है, बारिश का पानी, या आप देखिए कि बर्फ़ का भी पानी जब पिघल के वहाँ पे हो जाता है, मतलब जो ऊंची जगहें हैं वहाँ पर उसे झील कहते हैं। ठीक है, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अराल सागर। ये तीनों ही जो है इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि आप समझ लीजिए कि आप जिस किसी राज्य में रहते होंगे ना, उस राज्य जितनी बड़ी भी हो सकती है। कैस्पियन सागर तो इतना बड़ा है कि वर्ल्ड मैप पे अलग से दिखता है। अब जो जो जल का भाग चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है ना, वह झील ही होती है, क्योंकि वह जमीन के ऊपर एक गड्ढे के रूप में होता है। लेकिन ये इतने बड़े हैं कि इनको झील नहीं, इनको सागर कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार की हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। मतलब ऐसे हमारे देश के अंदर अपवाह वाले क्षेत्र हैं जो अर्ध शुष्क, आधे सूखे रहते हैं। उन क्षेत्रों की जो द्रोणी वाली जो झीलें होती हैं, वो आप देखेंगे कि ऐसी हैं कि अधिकतर ये स्थायी होती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि बर्फ के पिघलने के कारण भी जो झीलें हैं वह निर्मित हो जाती हैं, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मतलब झीलें भी, तो झील है वह इंसान भी बनाते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, मतलब पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए या पानी का जमाव के लिए मानवीय कारणों से भी झीलों का निर्माण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ये आपको मैंने
दिखाया है, बताया है पहले वाले चैप्टरों में। स्पिट तथा बार रोधिका, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में लगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ये क्या है कि ये ऐसे होता है कि आप समझ लो कि ये जैसे भारत का तट है, ठीक है, आप ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चारों तरफ समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ समुद्र है, तो यहाँ पे ऐसे रोधी का स्पिट या बार बन जाता है, जहाँ पे समुद्र का पानी अंदर आता रहता है, और ये जो क्षेत्र होता है, ये है, आप देखेंगे कि इस क्षेत्र पे ये झील के रूप में बन जाता है, ठीक है, ये समुद्र के साथ में लगी हुई होती है। अंतरदेशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, मतलब मौसम में ही उनमें पानी जमा होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण झील है, मतलब नमक वाले पानी की झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए भी किया जाता है, के लिए स्पेशली किया जाता है। आप देखोगे बहुत सारा नमक यहाँ पे बनाया जाता है सांबर झील के अंदर। मीठे पानी का अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, और मीठे पानी की जो झीलें हैं वह हिमालय के क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है, हिमानी द्वारा, आपको पता है, बर्फ के द्वारा। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए, ठीक है। क्या हुआ कि आप ये देखिए कि जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे, जैसे समझ लो कि पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे पर्वत है, पर्वत के यहाँ पे कोई गड्ढा सा है, यहाँ बर्फ जो है ये पिघली और पिघल के इसमें आ गई, ठीक है। जैसे आप देखो डल झील है, वूलर झील है, ये सारी झीलों में पानी ऐसे ही आता है, ठीक है। या फिर किसी क्षेत्र में शिलाओं मतलब पत्थर अथवा मिट्टी से हिमानी का जो मार्ग है वह बंध गया, एक जगह बंध गई। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर के वूलर झील भूभागीय क्रियाओं से बनी है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी झील है? वूलर झील, ठीक है। वूल मतलब आप समझ लो ऊन, और ऊन वाले जो स्वेटर के जो कपड़े होते हैं वे ठंड में पहने जाते हैं जम्मू कश्मीर में, आप इसे याद रखिएगा, वूलर झील, ठीक है। और ये भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। हर एक झील का जो निर्माण है वह विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, मतलब प्रकृति ने बनाई है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर मतलब भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। क्रियाकलाप: एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानवीय मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, मतलब नॉर्मल रखती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। तो कितना सारा झीलों का फायदा है, ठीक है। आप ये देखिए, झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायता करती है, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को भी रोकती है, सूखे के मौसम में पानी देती है। तो झील बहुत ज़्यादा आपके फायदे के लिए है, ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व और नदी प्रदूषण। तो आप ये देखिए कि इसको हम देखें कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा क्या है? मूल प्राकृतिक संसाधन है नदियों का जल, क्योंकि नदियां आपसे कुछ भी नहीं लेती हैं, अपने मार्ग पे चलती हैं और पहाड़ों से या जैसे भी प्रायद्वीप में छोटी पहाड़ियों से निकल के आती हैं और अपने रास्ते में आए हुए हर एक व्यक्ति की सहायता करती है, उनको जीवन प्रदान करती है। क्योंकि आपको पता है हमें समुद्र का जो जल है वो हम पी नहीं सकते। अब देखिए, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है नदियां। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, मतलब जो वहाँ पे रहना चाहते हैं। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं।
अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी किनारे स्थित है। जैसे अगर दिल्ली वाले हैं तो आपको पता है कि दिल्ली शहर ही यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और गंगा नदी के किनारे तो आपको पता ही है बनारस है, ठीक है, और भी बहुत सारे, इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसे कहते हैं, ठीक है। और बिहार में गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। पहले वो मगध साम्राज्य, मगध था वहाँ पे, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो इतनी सारी, काशी, ठीक है, काशी मतलब बनारस को पहले काशी कहते थे। तो मगध साम्राज्य शुरू से लेके आज तक, इवन आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु नदी की जो सभ्यता का जो विकास हुआ, वो भी क्यों हुआ, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था। मेसोपोटामिया में दजला और फिरात नदी जो थी उनके बीच में मेसोपोटामिया बसा। मिस्र की क्या कहते हैं सभ्यता जो बसी, वो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है नदियों का होना, और हर एक नदी के किनारे ही क्यों सभ्यता बसती थी। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब आप ये समझ लो कि अगर जो हम लोग उगाते हैं खाते हैं उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नदियों का। अगर नदियाँ ही नहीं हो, आप समुद्र के खारे पानी से थोड़ा ना खेती कर सकते हो, ठीक है। और वर्षा पे भारत के जो किसान है वो निर्भर तो है, लेकिन भारत में वर्षा असामान्य है, हर जगह एक जैसी नहीं होती है। तो नदियों के कारण ही वह सिंचाई कर पाते हैं खेतों की। नौ संचालन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाने का भी कार्य होता है। जल विद्युत निर्माण, अगर भाई आप नदियों पे बांध बना के जल विद्युत का निर्माण होता है, ठीक है, विद्युत का निर्माण होता है। बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है हमारे नदियों का। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, NRCP, ठीक है। तो राष्ट्रीय नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्रोत nrcd.nic.in, ठीक है। और ये 25/7/2017 वाली है ये, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ना, आपको पता है नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जल शक्ति मिशन है, हर घर जल योजना है, हर घर जल नल, हर घर नल जल, ठीक है। तो किस प्रकार से नमामि गंगे का प्रोजेक्ट में जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है अभी के दौर में, आपको बताना है, सबको कमेंट में बताना है कि जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है, ठीक है, कौन देखता है उस मंत्रालय को, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है नदियों का, ठीक है, सब अपने में राज्य का बताना। अभी नदी प्रदूषण की बात आ जाती है। नदी प्रदूषण को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने झीलों की बात की थी और हमने नदी के महत्व की भी बात कर ली है। इससे पहले की 2 वीडियो आप देख लीजिएगा। अब बात आती है कि आपकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है। पढ़ाई के लिए आपको सहज योग ध्यान के द्वारा आप पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सहज योग ध्यान बिल्कुल फ्री है। सहज योग ध्यान के द्वारा आप अपनी कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, अपनी एकाग्रता, ठीक है, अपनी मेमोरी पावर, ठीक है, अपनी स्मरण शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। जो लोग सहज योग करते हैं हमारे साथ में, उन सभी को बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं, पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी हुई है और वह अपने कार्य में फोकस कर पाए हैं। तो आप सबके लिए मेरा यही आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर सहज योग को कीजिए। सहज योग बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है, अपने स्तर पर जाना है और आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी आप लगा सकते हो टाइम, आप वो दीजिए। ये 15-20 मिनट ज़िंदगी के आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू जाइए, करिए। जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक, जो भी लोग देख रहे हैं, ज़रूर करिए और बताइए आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कितना अच्छा लगा और आपके लिए कितना फ़ायदा आपको होएगा। ये आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और अपने दोस्तों, अपने साथियों तक भी ये वीडियो पहुँचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, जल्दी मिलेंगे। और
एक नई वीडियो के साथ में, नई शुरुआत के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपना विकास करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।